हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग आई का यूज सीखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। हम लोग ये जान चुके हैं आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन कैलकुलेटेड मोल्स, राइट। डिसोसिएशन के बाद या एसोसिएशन के बाद का मोल्स हुआ ऑब्जर्व्ड मोल्स, और डिसोसिएशन से पहले या एसोसिएशन से पहले का मोल्स हुआ कैलकुलेटेड मोल्स। तो आई इक्वल टू होता ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन कैलकुलेटेड मोल्स, ठीक। अब चूंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका बच्चों, मोल्स का। सीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल्स का, क्योंकि आपको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेना देना है किससे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स से। तो अगर I इक्वल टू होता ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू होता मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, अगर मोल ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड होता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होगा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर मोल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड हुआ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा बच्चों, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। क्लियर। तो आज हम लोग वांट हॉफ फैक्टर आई का डिफिनेशन देखेंगे। इसका डिफिनेशन क्या होगा, बस सिंपल डिफिनेशन होगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा बच्चों वांट हॉफ फैक्टर। कितना आसान है। अगर ये एग्जाम में डिफिनेशन आए डिफाइन वांट हॉफ फैक्टर, तो ये डिफिनेशन आप लोग लिखेंगे, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉन एज वांट हॉफ फैक्टर। आपको डेफिनेशन याद भी हो गया होगा। हाँ सर, ये तो मोल्स में हम लोग आई इक्वल टू लिखते तो ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, चूंकि सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू होता मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, अगर मोल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होगा सर ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर, डिफाइन इट। तब क्या बोलेंगे सर, इट इज द रेशियो किसका, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉन एज वांट ऑफ फैक्टर। कितना सिंपल है, चुटकी में ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। चलिए डिफिनेशन समझ ले। ऑब्जर्व्ड को हम लोग एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं और कैलकुलेटेड को हम लोग थ्योरेटिकल बोलते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपली ऐसे लिखेंगे, आई इक्वल टू
ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, यही होता है वांट ऑफ फैक्टर। डिफिनेशन माइंड में आया? व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर? तो आप क्या डिफाइन करेंगे? सर, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉन एज वांट ऑफ फैक्टर। ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। क्यों? बिकॉज क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू होता है किसका बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। और हम लोग पढ़ते आए हैं कि मोल्स के टर्म में I इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। चूंकि यहां प्रोपोर्शनलिटी का संबंध है, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में भी I होगा बच्चों ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब बताओ, अगर I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड होता है तो बताओ बच्चों ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू क्या होगा? तो सर, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू होगा I इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितना आसान है ऑब्जर्व निकालना। I इक्वल टू ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, इसलिए ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू होगा I इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट्स ऑल। यही ऑब्जर्व्ड मेरा क्या है बच्चों? सच्चाई है। तो हम लोग ट्रू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्ञात करेंगे ना। ये हुआ मेरा ट्रू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू हुआ R इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बहुत आसान है। जैसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे बच्चों RLVP, यस और नो? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और आपने क्या पढ़ा था? RLVP इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। RLVP इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यस कि नो? तो जो आपने पढ़ा था बिना वांट ऑफ फैक्टर का, जो फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा, ये मेरा कैलकुलेटेड हुआ। लेकिन ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बच्चों? I से, तब ये हो जाएगा ऑब्जर्व्ड। ये मेरा कैलकुलेटेड हुआ, और जब कैलकुलेटेड को I से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये बदल जाएगा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। यानी अब जो मेरा RLVP का वैल्यू आएगा वो बिल्कुल ट्रू वैल्यू आएगी। दिस इज ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड इक्वल टू I इंटू कैलकुलेटेड। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, RLVP इक्वल टू होता है P नॉट ए माइनस PA अपॉन P नॉट ए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इंटू हो जाएगा बच्चों, बोलो क्या? I इंटू N अपॉन N प्लस N, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल n हुआ बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N हुआ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। अब सवाल है कि ये I जो गुना है इसके साथ, तो I का मल्टीप्लीकेशन केवल स्मॉल n के साथ होगा। ऐसे I इंटू स्मॉल n अपॉन I इंटू स्मॉल n प्लस कैपिटल N।
आप कहोगे क्यों सर, आई का तो मल्टीप्लाई सभी के साथ होना चाहिए, आपने कैपिटल एन के साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि आई किसके लिए हम लोग निकालते हैं बोलो? इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए। तो आई का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? सॉल्यूट के साथ होगा, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर सॉल्यूट का निकलता है। इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं वांट ऑफ फैक्टर, इसलिए आई का रिलेशन होगा सॉल्यूट के साथ। इसलिए आई का जो मल्टीप्लाई होगा बच्चों वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ। तो स्मॉल एन क्या है बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसलिए आई का मल्टीप्लाई होगा स्मॉल एन के साथ, कैपिटल एन के साथ नहीं होगी, क्योंकि यहां कैपिटल एन मेरा क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और वांट ऑफ फैक्टर सॉल्यूट का निकलता, सॉल्वेंट का नहीं निकलता। इसलिए जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे आज के बाद, हमेशा आई के साथ फॉर्मूला यूज करेंगे। RLVP इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको रटा हुआ है, बस आप दिमाग में एक एक्स्ट्रा चीज लेते आओ। आज के बाद जब भी कोई न्यूमेरिकल्स होगा हम लोग शुद्ध लगाएंगे आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गया? आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? ये तो सबके लिए वैलिड हो गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होगा तो भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होगा तो भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा? आई का मान यहां 1 होगा, तो 1 इंटू इतना वही बचेगा। तो हम तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी यूज कर सकते हो, वहां आई का मान 1 ले लेंगे। अगर सोचो, अगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, आप सिंपली लगा दोगे RLVP इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आई को वहां यूज नहीं करोगे, और अगर आपका सॉल्यूट वहां इलेक्ट्रोलाइट हो गया, NaCl हो गया, AlCl3 हो गया, MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, तब क्या करोगे? तब तो उसके लिए तो आई का वैल्यू यहां कुछ ना कुछ होता है, और आपने बिना आई का यूज किया तो आपको वहां तो गलत आंसर निकलेगा, वो तो कैलकुलेटेड आ जाएगा। आई को यूज करके जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट करेंगे तो वो मेरा सच्चा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, मतलब ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। इसलिए आज के बाद ध्यान में रख लो, जो फॉर्मूला हमने पहले रटा है, आज के बाद उस फॉर्मूला के पहले उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बच्चों? आई से। तो मेरा कभी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गलत कैलकुलेट नहीं होगा। चलिए, RLVP P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू R इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? और I का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके साथ? स्मॉल n के साथ। क्यों? क्योंकि स्मॉल n है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और I का यूज सॉल्यूट के लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए यूज नहीं होता, इसलिए I का मल्टीप्लाई होगा स्मॉल n के साथ, कैपिटल N के साथ नहीं होगा। मैं यहां लिख भी देता हूं बच्चों, स्मॉल n हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N हो गया बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। चलिए, कोई परेशानी नहीं है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे। चलिए, बहुत आसान हो गया आज का क्लास। सेकेंड नंबर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट डेल TB इक्वल टू, क्या पढ़ा था सर? KB इंटू मोलैलिटी, राइट? KB इंटू मोलैलिटी। ये मेरा कैलकुलेटेड था, डेल TB जो यहां है वो मेरा क्या हुआ बच्चों? कैलकुलेटेड, क्योंकि यहां आई का यूज नहीं है तो ये मेरा कैलकुलेटेड हुआ। लेकिन ये सही तब होगा जब आपका इलेक्ट्रोलाइट, जब आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि उसके लिए तो आई का मान 1 होता, आई से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही रह जाएगा, तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा, डिसोसिएट करने वाला होगा या एसोसिएट करने वाला सॉल्यूट होगा, तब इससे आप अगर प्रेडिक्ट करोगे आंसर तो आपका रॉन्ग आएगा। ये तो आपका कैलकुलेटेड हुआ। और अभी आपने फॉर्मूला सर ऑब्जर्व इक्वल टू आई इंटू कैलकुलेटेड। अब अगर हमको ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट करना होगा बच्चों, तब क्या करेंगे? तो सर
जो मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर किससे, आई से। अब ये मेरा हो जाएगा बच्चों ऑब्जर्व्ड। ये मेरा क्या हो जाएगा बोलो, ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू आई इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर्मूला तो आपने रट लिया, बस अब कुछ नहीं करना, उसके पहले आई यूज कर लेना है। फॉर्मूला तो आपको रटा, डेल टी बी इक्वल टू के बी गुना है। और आज के बाद जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमेशा यूज करेंगे बच्चों डेल टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। कितना आसान है, आई लगाना है, बस ऐसे मल्टीप्लाई करना है। थर्ड नंबर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सर डेल टी एफ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, के एफ इंटू एम। ये अभी कौन वैल्यू हुआ बच्चों, कैलकुलेटेड। ये कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ जो केवल नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होगा तब इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर गलत आएगा। हमारी सच्चाई क्या है बच्चों, ऑब्जर्व्ड मेरी सच्चाई है, तो हम ट्रू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमको कैलकुलेटेड को मल्टीप्लाई करना होगा किससे बच्चों, आई से। अब ये मेरा ऑब्जर्व हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। तो डेल टी एफ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला आई इंटू के एफ इंटू एम। कितना आसान है, आई इंटू के एफ इंटू एम। फॉर्मूला आपने रट लिए, बस अब सभी फॉर्मूला में आई से मल्टीप्लाई करके आज के बाद भविष्य में जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो आई से मल्टीप्लाई करके ही यूज करेंगे। ये बात आज से दिमाग में कंसंट्रेट कर लो। फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सीआरटी। पाई इक्वल टू सीआरटी, ये अभी कैलकुलेटेड है। जब हम इसको आई से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मेरा क्या हो गया बच्चों, ट्रू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अर्थात ऑब्जर्व्ड हो गया। तो आज के बाद पाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे, सर आईसीआरटी। सर आईसीआरटी ये हुआ मेरा। अब ये फॉर्मूला आप किसी भी सॉल्यूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो या इलेक्ट्रोलाइट हो, किसी के लिए भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होगा लाइक ग्लूकोज, यूरिया, पॉलीमर, विटामिन, सुक्रोज, क्या दिक्कत है। हम जान गए कि ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो सर ने बताया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, आई का वैल्यू 1। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, आई का मान हर जगह क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तब तो आई का वैल्यू 1 नहीं होगा, तब तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। तो अगर आप आई यूज नहीं करोगे तो वहां गलत हो जाएगा। इसलिए अब जो फॉर्मूला हमारा आया ये सभी के लिए वैलिड है। चलिए पहला फॉर्मूला बोलो, RLVP इक्वल टू क्या लगाओगे सर, I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सही। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलो, डेल टी बी इक्वल टू आज के बाद क्या लगाओ सर, I इंटू के बी इंटू एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इक्वल टू क्या लगाओगे इसके बाद सर, I इंटू के एफ इंटू एम। सर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू आज के बाद क्या फॉर्मूला यूज करके सर, पाई इक्वल टू ICRT 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 दैट सॉल्व। मजा आया। चलिए अब क्या है बच्चों,
कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, सभी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, आई का, आई का, आई का, आई का। इसका मतलब ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर? आई ज्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी ज्यादा, आई कम तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी कम। तो चाहे कोई भी हो, आर एल भी पी हो, डेल टी भी हो, डेल टी एफ हो, पाई हो, ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा बच्चों किसका, आई का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। इनमें से किसका इलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है? चार ऑप्शन दे दिया, चार अलग अलग सॉल्यूट दे दिया। तो जिस सॉल्यूट का वांट ऑफ फैक्टर सबसे अधिक होगा उसी का इलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उसी का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा, उसी का आरएलवीपी भी सबसे ज्यादा होगा। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। इनमें से किसका हाईएस्ट होगा ये वैल्यू या किसका लोवेस्ट होगा, सब डिपेंड करेगा किस पर, आएगा। तो माइंड में कॉन्सेंट्रेट करो ऑब्जेक्टिव के लिए। किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अगर पूछ दिया कि हाईएस्ट वैल्यू, तो जिस सॉल्यूट का आई सबसे ज्यादा होगा उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो हाईएस्ट वैल्यू देगा। लोवेस्ट वैल्यू, तो जिस सॉल्यूट का आई सबसे कम होगा वह उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे लोवेस्ट वैल्यू देगा। क्लियर? और अगर केवल पूछे बॉइलिंग पॉइंट, सिंपली बॉइलिंग पॉइंट, हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन अगर ये भी पूछ दे केवल बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा या कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों आई का। इसका मतलब चाहे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछे हाईएस्ट किसका या बॉइलिंग पॉइंट पूछे हाईएस्ट किसका, ये सब डिपेंड करेगा आई पर। जिसका आई ज्यादा उसका वैल्यू ज्यादा, जिसका आई कम उसका वैल्यू कम। लेकिन अगर बच्चों केवल पूछ दे फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि अभी आप देख चुके हैं कि सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, प्रोपोर्शनल टू होता है आई का। जिसका आई ज्यादा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, जिसका आई कम उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम। लेकिन यहां मैंने क्या लिखा बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें डिप्रेशन वर्ड नहीं है, ये कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई का। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट अगर पूछे हाईएस्ट या लोवेस्ट किसका, ये बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आई का। उल्टा, इसको बस खाली दिमाग में रख लेना है। क्वेश्चन जनरली इसी से आते हैं, फिर भी बता दी। तो चाहे आरएलवीपी पूछे, इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पूछे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछे, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे, किसका ज्यादा किसका कम, तो जिसका आई ज्यादा उसका वैल्यू ज्यादा, जिसका आई कम उसका वैल्यू कम। ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वांट ऑफ फैक्टर। बॉइलिंग पॉइंट भी पूछेगा तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जिसका आई ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका आई कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। लेकिन ध्यान रखना, मैंने यहां लिखा केवल फ्रीजिंग पॉइंट। अगर केवल ये पूछे फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें इनवर्सली हो जाता है, जिसका आई ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, जिसका आई कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन अगर पूछेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तब तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। आपको पता है डेल टी एफ प्रोपोर्शनल टू आई का होगा, जिसका आई महत्तम उसका डेल टी एफ भी महत्तम, जिसका आई मिनिमम उसका डेल टी एफ भी मिनिमम। देखो इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। तो आज हम लोग
जो पिछले कुछ क्लासेस में मेहनत किया आई निकालने का, आज हम लोग उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज किए कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा। आपने जाना वांट ऑफ फैक्टर क्या है सर, यह एक रेशियो है सर, किसका, तो सर ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेशियो को सर कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। सर ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, तो ऑब्जर्व्ड इक्वल टू होगा सर आई इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए सर RLVP इक्वल टू होगा I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डेल TB इक्वल टू होगा सर I इंटू KB इंटू M, डेल TF इक्वल टू होगा सर I इंटू KF इंटू M, पाई इक्वल टू होगा सर I इंटू CRT होगा सर। सर आप आज बोल दिए सर कि आज के बाद हमें I लगाकर ही फॉर्मूला यूज करना है, तो सर पहले वाला फॉर्मूला तो याद है सर, बस उससे पहले केवल I से मल्टीप्लाई करके हम लोग आज के बाद इन फ्यूचर फॉर्मूला को यूज करेंगे, चाहे सर न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोलाइट हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। अगर सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बस I का वैल्यू 1 होगा, तो वही फॉर्मूला होगा जो पहले पढ़े, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तब तो वहां I का वैल्यू 1 नहीं होगा, 1 से ग्रेटर होगा या 1 से लेसर होगा। इसलिए हर कंडीशन में आपको ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही फॉर्मूला यूज करना है, तो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है। चलिए, फुल्ली क्लियर्ड व्हाट इज I ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, व्हाट इज I ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। मजा आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक लास्ट टर्म बचा है मोलर मास से रिलेटेड, देन ये चैप्टर फिनिश। अब हम लोग आते हैं बच्चों नॉर्मल एंड abnormal molar mass। Normal means calculated molar mass, abnormal means observed molar mass। आइए जानते हैं हम लोग कि नॉर्मल एंड abnormal molar mass क्या है। अब बताओ, जैसे यहां हम ले लेते हैं बच्चों 2A, 2A ले लिए, और यहां जो A का 2 नंबर है, ये दोनों आपस में एसोसिएट कर गया, तो 2A जब एसोसिएट करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, A2। यस, अब है यहां A जुड़ा हुआ तो नहीं है, 2A अलग अलग है, यहां दोनों A जुड़ गया तो A2 बन गया। अब 2A से जुड़ गया, चिपक गया, तो यहां A का मोलर मास हम मान रहे बच्चों M। क्या माने बोलो, मोलर मास। A का हमने क्या माना, M। ठीक, और जब 2A जुड़ गया तो बताओ A2 का मोलर मास क्या होगा, जल्दी बोलो। A का मोलर मास M माना हमने, अब ये दोनों A आपस में जुड़ के A2 बना लिया, तो बताओ अगर A का मोलर मास M तो A2 का मोलर मास क्या होगा, तो सर 2M होगा। कैसे, तो सर अब तो 2A जुड़ गया ना सर, 2A तो जुड़ गया, इसका मोलर मास M, इसका भी M, तो M प्लस M 2M। यस, इसका मोलर मास क्या हो गया बच्चों, 2M। ठीक, ये मेरा हुआ बच्चों ऑब्जर्व्ड, ये मेरा हुआ बच्चों कैलकुलेटेड। क्लियर है। अब क्या होगा, अब अगर हम I निकाले बच्चों तो I इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन
कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अभी आपने पढ़ा ऑब्जर्व अपन कैलकुलेटेड। और आपको ये पता है कि सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर मास का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर मास का। अरे यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आप पूछोगे सर कैसे? कोई भी ले लो, जैसे डेल टी बी ले लो। देखो डेल टी बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक, तो आई इंटू के बी इंटू एम मोलैरिटी का फॉर्मूला। बोलो बोलो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो W अपॉन एम इंटू 1 अपॉन WB इन kg। मोलैरिटी का फॉर्मूला हो W अपॉन एम इंटू 1 अपॉन WB इन kg। अब बताओ 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 बताओ, देखो इसमें क्या रिलेशन होगा? डेल टी बी और एम में कैसा रिलेशन आया? बोलो। डेल टी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। तो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो बच्चों, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका? मोलर मास का। कितना सिंपल है। अब बताओ, अभी आप समझ गए, पाई ही ले लो। देखो पाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आई सी आर टी। आई सी हुआ मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है एन अपॉन वी। आई एन के प्लेस पर डब्ल्यू अपॉन एम वी आर टी। तो बताओ पाई और एम में कैसा रिलेशन हुआ? देखो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका बच्चों? बोलो बोलो बोलो, मोलर मास का। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, समझ गए? समझ ही गए होंगे। अब बताओ, अगर हम यहां लिखें ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा कैलकुलेटेड मोलर मास। यस कि नो? बोलो यस कि नो? आपने पढ़ा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व्ड मोलर मास और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैलकुलेटेड मोलर मास। अब बताओ, अगर हम डिवाइड करें बच्चों कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी में दोनों का जो कांस्टेंट आएगा वो कट जाएगा डिवाइड करने पर। तो बोलो क्या आएगा? सर इतना अपॉन इतना, राइट? सर 1 अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास अपॉन 1 अपॉन कैलकुलेटेड मोलर मास इक्वल टू क्या होगा? बोलो। कैलकुलेटेड ऊपर चला जाएगा, तो सर कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो आ गया। तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जब हम मोलर मास के टर्म में लिखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ऑब्जर्व्ड अपन कैलकुलेटेड, तो मोलर मास होगा कैलकुलेटेड अपन ऑब्जर्व्ड। क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर मास का। अगर ये होता ऑब्जर्व्ड अपन कैलकुलेटेड, तो मोलर मास के टर्म में क्या होगा बच्चों? बोलो। कैलकुलेटेड अपन ऑब्जर्व्ड। व्हाई सर? क्योंकि सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर मास का। अगर आई का रेशियो होता ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मोलर मास के टर्म में हो जाएगा सर, बोलो क्या? कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड। यानी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है उसका
उल्टा रेशियो होगा मोलर मास के टर्म में। बोलो समझ में आया? अच्छी तरह से हमने आपको बताया। इसका अर्थ ये हुआ I इक्वल टू होगा बच्चों इसका उल्टा, ठीक। चूंकि सीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो I इक्वल टू होगा, यहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व अपन कैलकुलेटेड, तो I इक्वल टू होगा कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अगर कभी वांट ऑफ फैक्टर I को कैलकुलेट करना हो मोलर मास के द्वारा, तब वहां बच्चों ध्यान रखना जो I का रेशियो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए होता है उसका अपोजिट रेशियो होगा मोलर मास के टर्म में। यहां पर I इक्वल टू होगा कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये जो कैलकुलेटेड है इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये जो ऑब्जर्व्ड है बच्चों इसको बोलते हैं एबनॉर्मल। ठीक, अब हम I निकाल सकते हैं। देखो कैसे, I इक्वल टू क्या है बोलो सर, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्लियर? तो बताओ कैलकुलेटेड मोलर मास तुम्हारा क्या है बोलो, m अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास तुम्हारा क्या है 2m। कितना आया बोलो, हाफ। देखो I मेरा आ गया बच्चों हाफ। चलिए पूरी तरह से समझ में आ गई बात, कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे एक एग्जांपल 2CH3COOH दोनों एसोसिएट करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH3COOH का होल 2। एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है कितना बच्चों, 60 ग्राम पर मोल। तो अगर एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 ग्राम और जब दोनों एसिटिक एसिड जुड़ गया इसका मोलर मास कितना होगा बोलो, इसका जस्ट डबल, इसका मोलर मास हो जाएगा बच्चों कितना, 120 ग्राम। ये मेरा क्या हुआ कैलकुलेटेड, ये मेरा क्या हुआ ऑब्जर्व्ड। I इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बोलो सर, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास इक्वल टू क्या होगा आंसर, तो सर कैलकुलेटेड मेरा 60 है और ऑब्जर्व्ड मेरा 120 है, कट गया कितना आया बच्चों 1/2 आ गया। देखो क्लियर बोलो। तो अगर मोलर मास से आपको I प्रेडिक्ट करना हो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है उसका अपोजिट रेशियो होगा मोलर मास के टर्म में। क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर मास का, इसलिए मोलर मास के टर्म में वांट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू होगा कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड। चलिए बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए एक मैं और बताता हूं, ट्राई मेरा आंसर। जैसे 3A यस, जब पूरी तरह से ट्राइमेराइज कर जाएगा तो A3 बनेगा। क्लियर? चलो यहां A का मोलर मास हम क्या मान ले बच्चों M, और जब तीनों A जुड़कर एक मोल में बदल गया, अब बोलो अगर A का मोलर मास M तो A3 का मोलर मास कितना होगा 3M। ये मेरा क्या हुआ बच्चों ऑब्जर्व अर्थात एबनॉर्मल, ये हुआ मेरा कैलकुलेटेड अर्थात नॉर्मल। तो चलो I इक्वल टू क्या होगा बच्चों
सर ऑब्जर्व्ड मोलर सॉरी सर कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कैलकुलेटेड कितना है बोलो बच्चों m, और ऑब्जर्व 3m, कट गया 1/3 आ गया। बोलो क्लियर है। तो डायमेराइज के केस में m उधर 2m तो 2a/2m m/2m कट गया, हाफ आया। ट्राइमेराइज के केस में इधर m उधर 3m m/3m 1/3। टेट्रामेराइज के केस में क्या होगा, इधर मोलर मास m मान लेंगे और जब चारों जुड़ जाएगा तो इधर 4m हो जाएगा, तो m/4m mm कट गया 1/4 आ जाएगा। ये भी कहानी खत्म। मजा आया। अब कोई कंफ्यूजन नाम की बीमारी नहीं रही होगी माइंड में, क्लियरली समझ गए होंगे। अब पूरी तरह से माइंड में आ गया, सारा सूत्र आ गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का i के साथ मल्टीप्लाई करके कैसे लिखना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वांट ऑफ फैक्टर का डिफिनेशन पढ़ लियो। व्हाट इज इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। और I इक्वल टू ऑब्जर्व अपन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, तो मोलर मास के टर्म में I इक्वल टू क्या होगा, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। क्यों? क्योंकि सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास का। एक भी टर्म सॉल्यूशन का आपका नहीं छूटा। अब वांट ऑफ फैक्टर से कोई भी क्वेश्चन हो, अब आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये गुड्डू सर का वादा है। पूरी मैंने व्याख्या से पढ़ाई। वांट ऑफ फैक्टर कोई 1 क्लास में खत्म कर देता है, मैंने 4 क्लासेस ली वांट ऑफ फैक्टर को समझाने में। अब हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी तैयार रहेंगे ताकि अगर मैं कुछ भी पूछूं तो आप आंसर अच्छा से दे सकें, फॉर्मूला अच्छा से बता सकें, ताकि लगे कि आप सॉल्व कर रहे हो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व कर रहे हो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं। चलिए इस तरह से 100% इस चैप्टर की हो गई आज एंडिंग। अब इसका कुछ क्लास न्यूमेरिकल्स की होगी और उसके बाद हम लोग फिर आएंगे अगले चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड बाय।